नमस्कार दोस्तों, शिक्षा के इस ऑनलाइन मंच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग विसर्ग संधि पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने मित्र व्यंजन संधि और स्वर संधि को पढ़ लिया। आज हम लोग विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। और हाँ, देखिए, आप लोग के साथ साथ मैं भी कुछ न कुछ सीखता रहता हूँ, है ना। और ये जो अधिगम है, अधिगम ये निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। इसलिए हर व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता रहता है। मैं भले ही आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इससे भी मैं कुछ न कुछ सीख रहा हूँ। कहाँ पे हमारी गलती हो रही है, कहाँ पे हमारी त्रुटियाँ हैं, है ना। मात्रात्मक त्रुटि है, उच्चारण त्रुटि है और अन्य सारी चीज़ें जो हमारा जो स्किल है वो भी कहीं ना कहीं हमको कुछ कमी नज़र आती है उनमें। तो उन कमियों से भी मैं कुछ न कुछ सीखता रहता हूँ और हर व्यक्ति सदैव कुछ न कुछ सीखता है। इसीलिए मैं हर समय यही कहता हूँ कि हम लोगों ने ये पढ़ा, हम लोगों ने ये सीखा, तो आप लोग के साथ साथ हम भी क्या करते हैं, सीखते रहते हैं। तो आइए मित्र, हम लोग शुरुआत करते हैं विसर्ग संधि से, है ना। विसर्ग संधि, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा पहले स्वर संधि को। तो स्वर संधि में क्या होता था कि जो निकटवर्ती वर्ण होते थे, उन निकटवर्ती वर्णों का जो मेल होता था वो स्वरों के माध्यम से होता था, यानी कि दोनों ही वर्ण स्वर हुआ करते थे। जैसे विद्याधन तो विद्या का आ और आले में जो आ है, उन दोनों को देखा जाए तो दोनों ही क्या थे, स्वर थे। उसी प्रकार व्यंजन संधि में हम लोगों ने पढ़ा कि व्यंजन संधि के जो प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण हुआ करता था वो सदैव व्यंजन हुआ करता था, और उसके बाद का जो वर्ण होता था वो या तो व्यंजन या तो स्वर हुआ करता था। तो इस तरह देखिए कि व्यंजन संधि में क्या था कि व्यंजन का मेल स्वर से या व्यंजन से होता था। अब विसर्ग संधि हम लोग देखेंगे तो विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद या तो स्वर आएगा या तो व्यंजन आएगा, है ना। विसर्ग के बाद या तो स्वर आएगा या तो व्यंजन आएगा, ठीक है। तो आइए मित्र, इसको हम लोग समझते हैं कि विसर्ग संधि। तो देखिए यहाँ पर विसर्ग संधि, विसर्ग। अब देखिए इस विसर्ग का मेल, इस विसर्ग का मेल यदि स्वर वर्ण से या व्यंजन वर्ण से, विसर्ग का मेल स्वर वर्ण से या व्यंजन वर्ण से होगा, फिर उसके बाद इनमें जो विकार उत्पन्न होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विसर्ग संधि कहेंगे। तो देखिए अब इसकी एक परिभाषा बन सकती है कि विसर्ग का मेल, या कह सकते हैं कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन बल्कि इसको ऐसे कर लीजिए कि विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन, विसर्ग का मेल कर लीजिए। विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से होने पर, स्वर या व्यंजन से होने पर जो विकार दिखाई दे रहा है स्पष्ट, उसमें जो विकार या परिवर्तन, जो विकार या परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि कहते हैं। अब इसका एक उदाहरण हम लोग मित्र ले लेते हैं। देखिए कि जैसे मनोह धन रथ, है ना। तो मनोह धन रथ से ये क्या बन जाएगा, मनोरथ, है ना। क्या बन जाएगा, मनोरथ। तो यहाँ पर देखिए
मनः रहेगा हो, हाँ सॉरी, ये आपका मनः रहेगा, यहाँ पर मनः धन रथ रहेगा। मनः धन रथ से ये बन गया आपका मनोरथ। अब देखिए यदि इसमें, तो यहाँ पर आपका देखिए ये विसर्ग है, ये क्या है, ये विसर्ग है। अब विसर्ग के बाद देखिए ये जो र है ये क्या है, व्यंजन वर्ण है। क्या है ये, व्यंजन वर्ण है। तो देखिए विसर्ग के बाद जब व्यंजन वर्णों का या स्वर वर्णों का जो मेल हो और उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा उसी को हम विसर्ग संधि कहेंगे। और विसर्ग संधि में एक चीज़ और भी ध्यान दीजिए कि विसर्ग के ठीक पहले जो वर्ण होते हैं, है ना, विसर्ग के पहले जो ठीक वर्ण होते हैं उसमें स्वर छुपा होता है। क्या छुपा होता है, स्वर छिपा होता है। जैसे यहाँ पे देखिए मनः, तो जो मनः लिखा है यहाँ तक दिखाई दे रहा है कि नहीं, जो मनः लिखा है इस मनः में ये जो न है तो न में अ का जो है कि स्वर छिपा हुआ है। तो यदि इस पर हलंत लगा दीजिए तो ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ये हलंत लग गया तो ठीक है ना। तो विसर्ग के पहले क्या रहता है, आपका स्वर कहीं ना कहीं छुपा ही रहता है, ठीक है। लेकिन व्यंजन संधि में ऐसा नहीं हुआ करता था, ठीक है। व्यंजन संधि में ये यहाँ पे स्वर नहीं हुआ करता था, वो सिर्फ व्यंजन ही हुआ करता था। जबकि स्वर संधि में दोनों स्वर हुआ करते थे, है ना। जैसे यदि विद्यार्थी को ले लिया जाए, स्वर संधि का उदाहरण है ये विद्यार्थी। यदि विद्यार्थी को ले लिया जाए तो इनका विच्छेद कर दीजिए तो विद्याधन अर्थी होता था। क्या होता था, विद्याधन अर्थी होता था। तो अब इस देखिए यहाँ पर आ की मात्रा और यहाँ पर अ की मात्रा, अब ये दोनों क्या है, स्वर हैं। दोनों क्या है, स्वर है ना। तो स्वर संधि में सिर्फ स्वर वर्णों का मेल होगा। अब व्यंजन संधि में क्या होता था कि व्यंजन के बाद या तो व्यंजन से मेल हो या तो स्वर से मेल हो। अब विसर्ग में क्या होगा कि विसर्ग के बाद या तो स्वर से मेल हो या तो व्यंजन से मेल हो। लेकिन विसर्ग में क्या होता है कि विसर्ग के ठीक पहले ना, विसर्ग के ठीक पहले स्वर हुआ करता है। यहाँ पर मैंने एक उदाहरण भी दिया, जैसे कि यह न है तो इस न में जो है कि आपकी अ की मात्रा जो छुपी हुई है, तो ये हो गया आपका विसर्ग संधि हो गया, है ना। अब इस विसर्ग संधि में कुछ इसके प्रकार हैं। आइए अब हम लोग इस विसर्ग संधि के प्रकारों के बारे में जानते हैं। तो ये अभी हम लोगों ने विसर्ग संधि को देखा कि विसर्ग संधि क्या होते हैं, इससे हम लोग अभी परिचित हुए हैं। अच्छा ठीक है, इसको हम रहने देते हैं। अब इसके बाद देखिए विसर्ग संधि का एक प्रकार है, कौन सा प्रकार है वो, सत्व संधि है ना। ये देखिए एक है आपका सत्व संधि। इस सत्व संधि का क्या सूत्र है, विसर्जनीयस्य, यही सूत्र है, विसर्जनीयस्य सह, यही है ना। क्यों जी, ये स ऐसे है ना, विसर्जनीयस्य सह। तो ये इसका देखिए, कोई बुला रहा है क्या, कोई बुला रहे हैं क्या, विसर्जनीयस्य सह। अब देखिए, अच्छा इतने में तो आ ही जाएगा, इसको रहने देता हूं मैं इधर अभी। तो विसर्जनीयस्य सह, अब इससे क्या होता है कि इसका एक देखिए नियम है। तो नियम क्या है मित्र, नियम क्या है कि यदि विसर्ग के बाद ना, नियम की बात किया जाए तो यहाँ पर मैं नियम लिख देता हूँ कि इसका एक नियम है। नियम कह सकते हैं या सूत्रार्थ भी कह सकते हैं, दोनों आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नियम या सूत्रार्थ। अब देखिए नियम क्या है कि यदि विसर्ग के बाद, है ना, यदि विसर्ग के बाद, है ना, यदि विसर्ग के बाद कोई खर वर्ण आए, है ना, खर वर्ण आए, तब विसर्ग के स्थान पर
दंती स हो जाता है, यही ना, दंती स हो जाता है। यही नियम है देखिए मित्र कि यदि विसर्ग के बाद कोई खर वर्ण आए, अब खर वर्ण क्या होते हैं कि खर वर्ण का मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और प्लस आपका जो उष्मीय व्यंजन है, यदि ह को छोड़ दिया जाए तब, ह को छोड़ करके जो उष्मीय व्यंजन है, बात समझ में आ रहा है ना। और हाँ, इसमें देखिए आप लोग कि विसर्ग यदि आपको पढ़ना है तो इसके पहले आप लोगों को थोड़ा सा व्यंजन संधि के कुछ नियमों को भी जानना होगा। जैसे व्यंजन संधि में मैंने इष्टुत्व संधि और इष्टुत्व संधि के बारे में बताया था, है ना। तो जब तक इष्टुत्व संधि को नहीं समझेंगे, इष्टुत्व संधि को नहीं समझेंगे, तब तक हमको विसर्ग संधि को समझने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। और हाँ मित्र, जो लोग इसके पहले के व्यंजन संधि का जो लोग वीडियो न देखे हों, वो चैनल से जुड़ करके जा करके वहाँ से देख लेंगे इष्टुत्व संधि और इष्टुत्व संधि को, तब बात यहाँ पर समझ में आएगी। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें। तो आइए मित्र, अब देखते हैं इसमें हम लोग कि यदि विसर्ग के बाद कोई खर वर्ण आए तब विसर्ग के स्थान पर क्या होता है, स हो जाता है। ठीक है, जैसे एक कोई एग्जाम्पल हो गया, कोई एग्जाम्पल बताना, उसमें कोई एग्जाम्पल है, एक उदाहरण जैसे हो गया, कौन सा उदाहरण हो गया? रामः, हाँ, रामः धन चलती। तो देखिए अब ये विसर्ग के बाद ये खर वर्ण आ गया न, च क्या है, खर वर्ण है। पहले आप खर वर्ण के बारे में पहले समझ लीजिए, उसके बाद में बताता हूँ। देखिए ये है खर, ये देखिए खर एक प्रकार का प्रत्याहार है ना। और इस प्रत्याहार के अंतर्गत क्या होता है कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, ठीक है ना, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और प्लस आपका उष्मी व्यंजन में स, फिर मूर्धन्य स और फिर तालव्य स हो गया, ये आएंगे। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और आपका तालव्य स, मूर्धन्य स और दंती स आते हैं। ठीक है ना। क्या हुआ, ज़्यादा गर्मी लग रही है ना अंकिता, गर्मी लग रही है बहुत? पंखा चालू कर दें? कर लो, चालू कर लो। ठीक, अब देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। अब प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण तो आप लोग जानते ही होंगे कौन कौन से आएंगे। देखिए क आ गया, ख आ गया, ठीक है, फिर च आ गया, छ आ गया, ठीक है, फिर क्या आएगा, ट आएगा, ठ आएगा, फिर क्या आएगा, त आएगा, थ आएगा, ये त लिखा हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ तक दिखाई दे रहा है? नहीं ना, दे रहा है। अब देखिए उसके बाद प आएगा और फ आएगा, है ना। तो ये आ गया और 3 इनको जोड़ दीजिए, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 3 13। तो इस खर प्रत्याहार में कुल 13 वर्ण आते हैं। कितने वर्ण आते हैं? 13 वर्ण आते हैं। ठीक है। अब देखिए मित्र कि नियम यही कहता है कि यदि विसर्ग के बाद कोई खर वर्ण आए तब विसर्ग के स्थान पर दंती स हो जाएगा। तो अब इस देखिए विसर्ग के बाद ये जो च है, ये देखिए खर वर्ण है कि नहीं है? ये देखिए खर वर्ण है कि नहीं है? खर वर्ण है। तो अब ये विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा? स में। ठीक है। तो अब इसका जो संधि बनेगा वो हो जाएगा रामस चलती, ये वाला स रहेगा ना, तालव्य स रहेगा इसमें ना। अब देखिए मित्र यहाँ पर ये स हुआ, लेकिन इस स का तालव्य स में परिवर्तन हो गया। तो अब यहाँ पर एक दूसरा नियम काम करेगा। दूसरा नियम कौन सा होगा? वो होगा इष्टुत्व संधि। क्या होगा? इष्टुत्व संधि। अब आइए देखते हैं कैसे। वाकई में गर्मी बहुत है, पसीना कम तेल ज़्यादा निकल जाता है। आइए मित्र अब इसको हम लोग समझते हैं कि दंती स का ये तालव्य स में कैसे परिवर्तन हुआ। इसको मैं ज़रा सा मिटाना चाहूँगा, और यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बगल हो जाता हूँ। आइए देखते हैं अब इसको हम लोग समझते हैं। इधर से मैं मिटा दे रहा हूँ इधर का।
देखिए नियम ये है मित्र कि यदि विसर्ग के बाद कोई भी खर वर्ण आए, खर वर्ण, अब खर वर्ण क्या होते हैं मित्र? प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण, और उसमें व्यंजन में आपका तीनों स, यानी कि आपका तालव्य स, मूर्धन्य स और दंती स, ठीक है। तब इस विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा? दंती स में हो जाएगा। यही नियम है मित्र। अब देखिए कि अब हम लोग जरा सा चलते हैं व्यंजन संधि के नियमों पर। इसीलिए मैंने कहा कि विसर्ग संधि को समझने से पहले हम लोगों को व्यंजन संधि के बारे में जानना होगा। अब हम लोग चलते हैं व्यंजन संधि के नियम पर। तो व्यंजन संधि का एक देखिए संधि है इष्टुत्व संधि, यही संधि है इष्टुत्व संधि, ठीक। अब इसका सूत्र क्या होता है? इस्तोह इस्तोह इष्टु नाश्चुह, है ना? इस्तोह इष्टु नाश्चुह। अब इस सूत्र का यदि अर्थ निकाला जाए या सूत्रार्थ किया जाए तो आप ऐसे 60 रूप में समझिए। क्या है कि इस्तो का मतलब यहाँ पर हो गया आपका दंती स और त वर्ग, दंती स और त वर्ग का मेल यदि आपका तालव्य स और च वर्ग से हो, या यूँ कह सकते हैं कि दंती स और त वर्ग के बाद आपका तालव्य स और च वर्ग आए, तब क्या होगा? इस दंती स की जगह पर तालव्य स हो जाएगा, ठीक है ना? यही नियम था। तो इस दंती स की जगह क्या हो जाएगा? तालव्य स हो जाएगा, और इस त वर्ग की जगह क्या हो जाएगा? च वर्ग हो जाएगा। मित्र देखिए यही नियम है, ठीक ना? अब इस नियम के माध्यम से अब इस स का इष्टुत्व संधि, यदि इष्टुत्व संधि यहाँ पर लागू कर दिया जाए तो यहाँ पर देखिए कि ये जो स है, ये जो आपका दंती स है, इष्टुत्व संधि के माध्यम से ये तालव्य स में परिवर्तित होगा कि नहीं होगा? क्यों? दंती स, यहाँ पे ये जो दंती स है ये इष्टुत्व संधि, अब यहाँ देखिए दंती स हो गया, है ना? तो दंती स इष्टुत्व संधि के माध्यम से ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? तालव्य स में हो जाएगा। तो अब इसके नीचे अब ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? यहाँ पर ये तालव्य स में हो गया, तालव्य स में हो गया। अब तो यही देखिए ये आपका संधि दिया गया था, रामः धन चलति। क्या है? रामः धन चलति। तो इस विसर्ग की जगह पर क्या हो गया था? स हो गया था, और ये इष्टुत्व संधि के माध्यम से इस स का तालव्य स में परिवर्तन हो गया। तो अब ये बन गया आपका रामस चलती। क्या हो गया? रामस चलती। तो कैसे हो गया आपका ये? अब ये हो गया आपका रामस चलती, ये आपका संधि बन गया। मित्र ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ये तो लोग के समझ में आ गल। जब तो लोग समझ ले तो समझा कि दुनिया का सब प्राणी समझ ले। हाँ, सोचो कितना हम तुम लोग का जो है कि एक तरीके से बड़ाई कर रहे हैं, है कि नहीं? बड़ाई कर रहे हैं कि बुराई कर रहे हैं? सही बुराई है। वाह भाई वाह। अरे फैन बंद कर दीजिए भाई, पता नहीं आवाज़ पूरा जा रहा होगा कि नहीं जा रहा होगा, इसके लिए खेद है यदि आवाज़ नहीं जा रहा होगा, क्योंकि फ़ैन चल रहा था। फ़ैन भी हमारे यहाँ का वैसा ही जैसा मैं हूँ, खटर 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 जैसा। आइए अब देखते हैं हम लोग दूसरे नियम पे चलते हैं। देखिए ये तो था इष्टुत्व संधि। क्या था मित्र? इष्टुत्व संधि। अब आइए यहीं पर हम लोग इष्टुत्व संधि पर चलेंगे। इष्टुत्व संधि। अब इष्टुत्व संधि में देखिए क्या है कि इसका सूत्र क्या है? इष्टु नाष्टु, है ना? क्या सूत्र है ये? इष्टु नाष्टु, इसके साथ है ना, इष्टु नाष्टुआ। अब इष्टु नाष्टुआ का मतलब ये हुआ कि यदि दंती स और त वर्ग, किसका?
दंती स और त वर्ग का मेल या इसके बाद कोई भी आपका कोई भी नहीं, ये आपका मूर्धन्य स और ट वर्ग आए। क्या है? ट वर्ग आए। तब क्या होता था कि इस स के स्थान पर यानी कि जो दंती स है इसकी जगह पर आपका मूर्धन्य स और ट वर्ग की जगह क्या हो जाता था? त वर्ग की जगह क्या होगा? ट वर्ग हो जाएगा। इसमें परिवर्तन हो जाता है। तो अब यानी कि एक उदाहरण हम लोग ले लेते हैं इसका। तो देखिए एक उदाहरण आपका बन जाएगा, रामः धन टिकते। क्या हो जाएगा? रामः धन टिकते। तो देखिए मित्र समझिए ध्यान से, रामः धन टिकते, यहाँ पर देखिए ट वर्ग है, ठीक है, इसलिए यह मूर्धन्य स में परिवर्तित होगा। अब रामः धन चलती में यहाँ पे धन रहेगा, रामः धन चलती में यहाँ पे देखिए च वर्ग था, इसलिए तालव्य स में परिवर्तित हो गया। यही ध्यान देना है, यदि आपका ये च है तो तालव्य स में होगा और यदि ट वर्ग रहेगा तो किस में हो जाएगा? मूर्धन्य स में हो जाएगा। यही एक इसका शार्ट नियम है। तो देखिए मित्र क्या होता है विसर्ग में कि यदि कोई भी खर प्रत्याहार खर वर्ण वाला आ जाए तो देखिए विसर्ग के बाद ये खर वर्ण है कि नहीं है, है ना? तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका, यदि खर वर्ण है तब तो स हो जाएगा आपका, दंती स हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए कि दंती स के आगे यहाँ पर यदि प्लस लगा के ट कर दीजिए, प्लस ट कर दीजिए, तो यहाँ पर देखिए यही है नियम कि यदि स और त वर्ग के बाद कोई भी आपका मूर्धन्य स और ट वर्ग आएगा तो प्रत्येक जो दंती स होगा वो मूर्धन्य स में और जो त वर्ग होगा वो ट वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। यही नियम है। तो अब ये जो दंती स है, अब इस दंती स की जगह क्या हो जाएगा? आपका मूर्धन्य स हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये बन जाएगा आपका रामस टिकते, है ना? क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा रामस टिकते, ठीक है, ये बन गया। तो मित्र देखिए हम लोगों ने ये दो नियम को देखा, एक स्तुत्व संधि के माध्यम से और दूसरा स्तुत्व संधि के माध्यम से हम लोगों ने देखा। तो स्तुत्व संधि के माध्यम से जो है दंती स है और दंती स है इसका जो है कि परिवर्तन तालव्य स में होगा और स्तुत्व संधि के माध्यम से जो आपका दंती स है इसका परिवर्तन मूर्धन्य स में हो जाएगा। यही इसका एक नियम है। अब आइए मित्र हम लोग पुनः चलते हैं, यहाँ से आते हैं, चूँकि अभी हमने नियम बताया था, अब यहाँ पर हम लोग आते हैं। अब इसको हम लोग देखते हैं कि इसके अन्य उदाहरण कौन कौन से हैं। क्योंकि उदाहरण जितना अधिक रहेगा उतना अधिक प्रैक्टिस होगा और समझ में भी आएगा। इधर का मैं मिटा दे रहा हूं। अब यहाँ से थोड़ा सा विस्तृत रूप से फिर से हम लोग एक नज़र देखते हैं इसको, और आप लोग नोट्स बनाते रहिए इसका, चूँकि नोट्स बनाने से कई बेनिफिट होंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि 100 बार पढ़ना एक बार लिखने के बराबर है। तो आप एक बार लिख लीजिए, समझिए वो 100 बार पढ़ने के बराबर हो गया। और पढ़ने का, याद करने का जो सबसे बढ़िया तरीका या कह सकते हैं जो विधि होती है ना, वो लिखने की विधि होती है। आप लिखते जाइए, पढ़ते जाइए, लिखते जाइए, पढ़ते जाइए, तब तो वो बहुत अच्छे से जो है कि दिमाग में चला जाएगा। वरना सिर्फ किताब लेकर कैसे पढ़िए तो अभी तो समझ में आया, 1-2 घंटे के बाद वो फिर हाँ चला जाता है। तो उसको आप नोट करिए। पढ़ने का यही तरीका है, देखिए सभी लोग के लिए, मैं भी इसी तरीके से ही पढ़ता हूँ। जितना आप लोग पढ़िए उतना नोट करते जाइए, जितना पढ़िए नोट करते जाइए, है ना? दिमाग भी काम करे, आँख भी काम करे, हाथ भी काम करे, पेन भी काम करे, कापी भी काम करे, सब कुछ काम करे। अब पढ़ते समय तो बस आँख और किताब रहेगा सामने और कुछ नहीं, क्यों है कि नहीं? आइए मित्र हम लोग चलते हैं। यहाँ पर देखिए कि सत्व संधि है, सत्व ही था ना हो? हाँ, सत्व संधि का क्या नियम था मित्र? कि इसका नियम ये था कि यदि विसर्ग के बाद कोई भी खर प्रत्याहार वाला वर्ण आ जाए तब इस विसर्ग किस में परिवर्तन होता था? स में, है ना? दंती स में। ये नियम देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इस दंती स का स्तुत्व संधि के माध्यम से किस में परिवर्तन होता था? तालव्य स में, ठीक। अब इसी दंती स का
इष्टुत्व संधि के माध्यम से, इष्टुत्व संधि के माध्यम से किसमें परिवर्तन होता था? मूर्धन्य स में। तो यही नियम है मित्र। देखिए ये हो गया आपका नियम। इसको मैं एक चौकोर खाने में कर देता हूँ। ये हो गया। थोड़ा सा इसको मैं लंबा कर दूंगा क्योंकि इसके आगे भी कुछ अभी लिखना है। तो इसी चार्ट के माध्यम से आप लोग इसको समझ सकते हैं, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे बल्कि विसर्ग आप लिख दीजिए। कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे, कुछ लोग बात भूल जाएंगे। तो ये हो गया विसर्ग। अब विसर्ग में ये हो गया आपका ऐसे। अब देखिए मित्र, इस खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण होंगे वो 1 नंबर 2 नंबर के होंगे और इसके साथ साथ क्या होंगे? तालव्य स, मूर्धन्य स और दंती स। अब इसमें देखिए क आएगा, ख आएगा, फिर क्या आएगा? च आएगा, छ आएगा, फिर क्या आएगा? ट आएगा, ठ आएगा, फिर क्या आएगा? त आएगा और थ आएगा, फिर क्या आएगा? प आएगा और फ आएगा। सब पे हलंत रहेगा। देखिए क्या रहेगा? सब पे हलंत रहेगा। कहीं कहीं मैं हलंत नहीं देता हूँ लेकिन हलंत रहता है। ठीक है। तो ये देखिए मित्र इसका नियम है। अब इस नियम के माध्यम से आप इष्टुत्व और इष्टुत्व संधि को जोड़ते हुए कई विसर्ग संधि के उदाहरण आप लोग ले सकते हैं। तो आइए मित्र हम लोग उदाहरण पे चलते हैं अब सीधा। अब देखिए उदाहरण देखिए क्या क्या है। चूँकि उदाहरण में आप लोग खुद ही बहुत जल्दी जल्दी कर लेंगे। इसी को देखते हुए आप सब कुछ कर लेंगे और उसके साथ साथ आप लोग भी करिए। देखिए अब बनाइए इसका आप लोग निह धन छलम। ठीक है, ये हो गया। अगला हो जाएगा आपका निधन चलम, निधन चलम। अच्छा, इस पर आपका हलंत रहेगा। कह धन चित्त, सब बनाइए आप लोग भी। कह धन चित्त। बच्चा बाला धन चलती। ये सब बनाना है। निधन चय। होमवर्क नहीं है, क्लास वर्क है। बड़ा होमवर्क है। तुरंत खटाखट बताओ। हरिधन चलती। अब देखिए रामधन ठकार। ये दिखाई नहीं दे रहा, इसमें इंक खत्म हो चुका है ना। अब देखिए क्या है। रामधन टिकते। ठीक है, बनाइए इसका। अब आप लोग इसको बनाइए। ठीक है नहीं सर जी? तुरंत बनाओ इसको। हाँ, आइए मित्र अब इन उदाहरणों के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे निधन छलम है ना, निधन छलम है। एक कपड़ा गंदा हो गया है वो। देखिए अब ये सही सफा नहीं कर पा रहा है। कुछ अंकिता तो कहती है कि सर आप डस्टर ले लीजिए, डस्टर से मिटाया करिए। अंकिता देख रही है कपड़ा नहीं मिटा पा रहा है इसको, तो डस्टर क्या मिटाएगा? अच्छा, हमको मिटाने नहीं आ रहा है। आओ जरा मिटा के दिखाओ।
यहाँ हमारा आधा पसीना मिटाने में निकल जाता है और तुम कभी हमको मिटाने नहीं आ रहा है। वाह भाई वाह, गजब गजब का हाल है वो। देखिए मित्र, निधन छलम, ये है निधन छलम। तो सबसे पहले ये देखिए कि विसर्ग के बाद ये खर प्रत्याहार है कि इधर देखो, अब विसर्ग के बाद ये खर प्रत्याहार है कि नहीं है। तो इस विसर्ग का किसमें परिवर्तन होगा? कौन सा स? दंती स। हाँ, तो ऐसे बोलो कि दंती स में ये परिवर्तन हो जाएगा। अब उसके बाद इस दंती स का स्तुत्व संधि के माध्यम से किसमें परिवर्तन होगा? तालव्य स में। अच्छा, स्तुत्व संधि क्यों लगा यहाँ पर? स्तुत्व संधि का नियम क्यों काम कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे दंती स और दंती स के बाद देखिए क्या है, च वर्ग है कि नहीं है, है ना। तो ये च वर्ग है, तो च वर्ग किस में आएगा? तालव्य में आता है ना। तो तालव्य वाला जो स कौन सा है? ये आपका बड़का स जिसको कहते हैं हम लोग, है ना। तो ये हो गया आपका तालव्य स। अब ये आपका बन गया नी और ये हो गया छलम। क्या हो गया? छलम। अब ये बन जाएगा आपका आधा स हो जाएगा, तो निश्छलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निश्छलम हो जाएगा। यही किया आप लोगों ने। अब देखिए दूसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं, निधन चलम। निधन चलम, चलम है ना। तो अब इसका देखिए किसमें परिवर्तन होगा? दंती स में। दंती स में इस्तु इस्तु नासुआ सूत्र के माध्यम से दंती स किसमें? तालव्य स में। अब ये क्या बन गया आपका? यहाँ हो गया नी हो गया और ये हो गया चलम। ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए तो ये क्या बन गया आपका? निश्चलम। क्या हो गया? ये निश्चलम हो गया। अब दूसरा देखिए, निधन चय। निधन चय, निधन चय। तो निधन चय में अब देखिए यहाँ पर क्या होगा? आपका स हो जाएगा दंती स। दंती स का स्तुत्व संधि के माध्यम से तालव्य स में परिवर्तन। अब ये हो गया नी हो गया और ये हो गया चय हो गया। अब इसको जोड़ के बना दीजिए तो ये क्या बन जाएगा आपका? निश्चय। क्या? निश्चय हो गया। ये हो गया निश्चय। तो निश्चय में कौन सी संधि है? निश्चय में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि? नहीं, आज नहीं जाना है। कौन संधि है निश्चय में? अरे पागल, मैंने पूछा कि निश्चय में कौन संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि की विसर्ग संधि? तो वहीं पूछ रहा हूँ, तो बताओ उसको। सब गजब गजब हमारा लगते हैं चेहरा देखने। चेहरा पर क्या लिखा है? अब देखिए, हरि धन चलती। हरि धन चलती। तो अब इस हरि में देखिए ये क्या है? यहाँ पर विसर्ग है, तो विसर्ग क्या हो जाएगा? दंती स। और यहाँ इसके आगे देखिए च है, तो जो आपका खर प्रत्याहार है, और यह स का किसमें परिवर्तन हो जाएगा? तालव्य स में। अब ये हो जाएगा हरि। क्या हो जाएगा? हरि। और ये हो जाएगा चलती। तो क्या हो जाएगा? हरिश चलती, है ना। हरिश चलती। तो अब ये हो गया आपका हरिश चलती। ठीक है। क्या हो जाएगा? ये हरिश चलती। एक और उदाहरण आ जाएगा, बालह धन चलती। या नहीं, यहाँ से क धन चित, है ना। तो क्या हो जाएगा? क धन चित का क्या हो जाएगा? कश्चित हो जाएगा। ठीक है। क धन चित। अब सीधा हम लोग चलते हैं, बहुत हो गया नियम से, अब सीधा। तो ये क्या बन जाएगा आपका? कश्चित हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद देखिए रामधन ठकार। ठीक है। रामधन ठकार है। तो रामधन ठकार को देखिए कि यहाँ पर कौन सा है? अब यहाँ पे देखिए ष्टुत्व संधि काम करेगा ना। कौन सा काम करेगा? ष्टुत्व संधि। क्या है? रामधन ठकार। ये हो गया आपका रामधन ठकार। तो अब इस रामधन ठकार में यदि आप देखिए तो
ये विसर्ग है, विसर्ग का किस में परिवर्तन होगा, स में हो जाएगा, दंती स में। ठीक है, अब इसके आगे देखिए क्या है, ये ठ वर्ण है। क्या है ये, ठ वर्ण है। तो ये ठ वर्ण है, तो ये ठ वर्ण भी खर प्रत्याहार के अंतर्गत ही आएगा। लेकिन क्या होगा कि यहाँ पर आपका इष्टुत्व संधि काम करेगा। ठीक है, तो इष्टुत्व संधि क्या कहता है कि यदि दंती स और त वर्ग के बाद, है ना, मूर्धन्य स और ट वर्ग हो तो दंती स का मूर्धन्य स में और त वर्ग का ट वर्ग में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि इस दंती स का किस में परिवर्तन हो जाएगा, मूर्धन्य स में। तो ये हो गया आपका राम। क्या हो गया, राम। मूर्धन्य स में आधा स रहेगा, फिर ये हो जाएगा ठकार। क्या हो जाएगा, ठकार। अब इसको जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा, ये रामश ठकार, है ना। क्या बन जाएगा, रामश ठकार, रामश ठकार। बात समझ में आया। अब कर ले जाएंगे, हो जाएगा। अब देखिए अगला क्या है, रामधन टिकते, है ना, रामधन टिकते। बहुत शोरगुल कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, दंती स। अब यहाँ पे ट वर्ग है, तो इस दंती स किस में परिवर्तन हो जाएगा, मूर्धन्य स में। अब ये क्या बन गया आपका, रामश टिकते हो जाएगा ना, ये हो गया ऐसे। अब इसको जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा, रामश टिकते, है ना। सरल है कि नहीं है, सरल है ना। तो थोड़ा सा समझने की बात है, और इसको समझने के लिए हमें व्यंजन संधि का सहारा लेना होगा। और व्यंजन संधि में इष्टुत्व और इष्टुत्व संधि। अब इसके बाद जो नियम आएगा, अब इसके बाद जो नियम आएगा वो नियम सीधा आपका स पर होगा। किस पर होगा, स पर होगा। यानी कि इसके, यानी कि विसर्ग के बाद यदि आपका जो है कि स वर्ण वाला आता है तो वो स में ही रह जाएगा, वो परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, तो इसके बाद का जो नियम है वो हम नेक्स्ट जो क्लास में और अगली वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे। मित्र आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, जो लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, चैनल को वो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, आप अपने मित्रों तक भी उसको शेयर करें, और उसके बाद आगे की वीडियो को आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। और हाँ, जैसे ही हम यहाँ बोल रहे हैं, तुम लोग आपस में बतला रही हो, और हम बोलते समय भूल जाते हैं कि हमको आगे अब क्या बोलना है। आपको बोलना है कि हम लोग को बोलना है। चुप रहो। और हाँ मित्र देखिए, अब जैसे ये संधि आपका खत्म हो जाएगा, जब संधि खत्म हो जाएगा तो मैं अपना जो मूल विषय पढ़ा रहा था भूगोल, है ना, तो भूगोल पर हम लोग पुनः आ जाएंगे। फिर हम लोग भूगोल पढ़ेंगे, और भूगोल में हम लोग टीजीटी, पीजीटी, नेट, और ये भी कह सकते हैं कि अन्य जो शिक्षक भर्ती है, या कह सकते हैं कि जो भूगोल से संबंधित जो जीएस में सवाल पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी परीक्षा हो, चाहे वनडे का एग्जाम हो, चाहे सिविल का एग्जाम हो, उन सब की जो है कि आप लोग यहाँ से एक अच्छे रूप में तैयारी आप लोग कर सकते हैं। तो अब इसके बाद हम लोग जब भी पढ़ेंगे तो भूगोल पढ़ेंगे, और भूगोल जब भी पढ़ेंगे तो बिल्कुल शून्य से पढ़ेंगे, और वो लोग भी पढ़ सकते हैं जिनको भूगोल में कुछ भी नहीं आता है। तो मित्र आज के क्लास में बस इतना ही। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। नए टॉपिक क्या, टॉपिक यही रहेगा आपका, विसर्ग संधि रहेगा, एक नए नियम के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।